आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक का नाम है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि जर्मनी के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा था, जो हिटलर करवा रहा था, इस दौरान ऑर्डिनरी पीपल किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा था। ऑर्डिनरी पीपल मतलब आम आदमी, यानी कि ये सब जो हिटलर करवा रहा था जर्मनी के अंदर, वहाँ पे आम आदमी क्या कर रहा था, फिर जरा उसके बारे में देखेंगे। और एक तरीके से हिटलर ने जो कुछ भी करवाया वो क्या था, ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम था। इसी को हम लोग कहते हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यानी कि हिटलर ने इतने बड़े लेवल पे लोगों को मारा था कि इसको हम लोग बोलते हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने मानवता को ही खत्म करने का जिम्मेदारी ले लिया था। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इस टॉपिक में ना एक बड़ा ही आम सा सवाल बन जाता है, क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका कि हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। ये क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं लिखे, आपके बुक में भी है। आप पहला इस टॉपिक में देखेंगे लाइन तो यही वाला है। बेसिकली कई बार ना टीचर क्या करते हैं, यही क्वेश्चन डाल देते हैं एग्जाम में। इसमें यह आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि हिटलर में मतलब जर्मनी में जो कुछ भी चल रहा था उस दौरान एक आम आदमी फिर क्या कर रहा था। क्या उन्होंने कभी भी हिटलर का बहिष्कार किया कि नहीं किया, या फिर हिटलर के कारण इन्होंने चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर आप वही लिखेंगे जो आपको आता है। या तो आप अपने मन से आंसर लिख सकते हैं बना के, या फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको भी आप देख लीजिए, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, ये सब इसका आंसर है। जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनी पीपल सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। अब देखो, पिछले क्लास तक आपने पूरी तरीके से ये समझा कि जर्मनी के लोग वही देख पा रहे हैं जो हिटलर दिखाना चाहता है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि आपको न्यूज़पेपर में, मतलब न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़ देखना है, तो ऑब्वियस ही बात है आप वही न्यूज़ देखेंगे जो हिटलर छपवाया है। आप वो न्यूज़ कभी नहीं देख पाएंगे जो हिटलर चाहता ही नहीं था। तो यहाँ पे जो पूरे जर्मनी के जो लोग हैं वो दुनिया को किस तरीके से देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं क्या? नहीं, नाजी की आंखों से देख रहे हैं। कहने का इस यहाँ पे मतलब हो गया कि वो जर्मनी के लोग वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो देखना चाहते हैं, बल्कि वो देख रहे हैं जो कि हिटलर दिखाना चाहता है। यानी कि आदमी चाह कर भी उसके बाहर का नहीं देख पा रहा है, क्योंकि भाई छप ही नहीं रहा तो आप क्या पढ़ोगे? आप वही पढ़ेंगे ना जो न्यूज़पेपर में छपेगा, आप वही देखेंगे ना जो टीवी पे चलेगा, आप वही सुनेंगे जो रेडियो पे चलेगा। और इन सभी में चलता क्या था? हिटलर के बारे में, सिंपल। तो यहाँ के लोग ना नाजी के आंखों से पूरी दुनिया को देखते थे। इसका मतलब है कि वो जो देखना चाहते थे वो देख नहीं पाते थे, सिंपल। और इसका जो पूरा भाषा भी था, वो भाषा इसका खुद का नहीं होता था, बल्कि नाजी पार्टी का ही भाषा होता था। ये क्या बोलता था? ये सिंपल बोलता था कि लोगों से नफरत करो। तो भाई लोगों से नफरत करो तो ऑब्वियस सी बात है नफरत ही करेगा। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि नाजी के मतलब जर्मनी के जो लोग हैं उसका जीवन खुद का है, लेकिन उसके खुद के जीवन पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि उसके खुद के जीवन पे कंट्रोल किसका है? नाजी पार्टी का है। सोचो, मतलब कि हमारा जीवन है, हमारा अधिकार होना चाहिए। जीवन तो हमारा है, सांस हमारा चल रहा है, लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है। ये बात यहाँ पे चल रहा था। दे फेल्ट हैट्रेड एंड एंगर व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू। यानी कि जर्मनी के लोग ना जब किसी आदमी को देखते थे और वो ज्यूइश के तरह दिखता था, तो उसको ये लोग हमेशा मारने के लिए ही हमेशा सोचते थे। क्या ये इन लोगों का दिमाग ऐसा शुरू से था क्या? नहीं, इसके दिमाग को ऐसा ट्रेंड किया गया था हिटलर के द्वारा। ठीक है, यानी कि ज्यूइश के प्रति लोगों के अंदर ठूस ठूस के नफरत भर दिया गया था। तो ये लोग किसी भी आदमी को जब देखते थे और वो ज्यूइश की तरह लगता था, उसको पहला विचार इसके माइंड में जो है वो मारने का ही आता था कि मार दो, ज्यूइश की तरह दिख रहा है। दे मार्क द हाउसेस ऑफ ज्यूइश एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नाइबर्स। यानी कि जहां जहां ज्यूइश लोग रहते थे उन सभी के घरों के लोग घेर लेते थे। पहला बात वो घेर के मार देते थे, या फिर मारते भी नहीं थे तो अपने पड़ोसी को, जिसे हम लोग बोलते हैं ना गंदा पड़ोसी है, उसको ये लोग गंदे तरीके से देखते थे। गंदे तरीके से देखने का मतलब है कि एक हीन भावना से लोग देखते थे, और हीन भावना से देखने के साथ साथ ये लोग, इन लोगों को गुस्सा आए तो लोग मार भी देते थे ज्यूइश लोगों को। ठीक है, आगे। दे genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being। यानी कि जर्मनी के लोगों को इतना ट्रेंड कर दिया गया था कि इन लोगों को पूरा विश्वास हो गया था कि हमारा ये भलाई कोई कर सकता है तो नाजी पार्टी ही कर सकता है, और यदि हमारा कोई भगवान है तो वो हिटलर ही है।
ये सब चीज़ इसके माइंड में एकदम क्रिएट कर दिया गया था, ठूस ठूस के भर दिया गया था। देखो ये सब ना इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, दिन रात खबर हिटलर के बारे में चल रहा है, नाजी पार्टी के बारे में चल रहा है, तो ऑब्वियस ये बात आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप गलत संगत में रहेंगे तो आप गलत बन जाएंगे, वही बात यहाँ पे है कि आप जिस माहौल में हैं आप वैसा ही बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में ज़्यादा नहीं, मात्र 10 साल तक लगातार टीवी में, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब में, हर जगह पर एक ही प्रकार का विचार आए, ऑब्वियस ही बात है 10 साल के अंदर आपका विचार भी उसी प्रकार का सोचना चालू कर देगा। एकदम आवाज़, एकदम नॉर्मल सी बात है ये। तो वहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा मतलब पढ़ा दिया गया था हिटलर के बारे में कि पूरी तरीके से वो हिटलर की विचारधारा को ही मानने लग गए थे। और ज्यूइश के प्रति नफरत करना इतना सिखा दिया गया था कि ये लोग जहाँ भी ज्यूइश लोगों को देखता था ना, पहला विचार इनके मन में क्या आता था? मार दो, ज्यूइश है मार दो, ये विचार इनके मन में आता था। खैर आगे देखते हैं क्या आता है। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी, लेकिन हर जर्मनी का आदमी ऐसा नहीं था, कुछ जर्मनी का आदमी अच्छा भी था। अब जरा उसके बारे में भी जिक्र होगा आगे, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जर्मनी के अंदर जिनको हिटलर का काम बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट किया। लेकिन क्या लगता है आपको कि वो प्रोटेस्ट कर पाए होंगे? धरना प्रदर्शन हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठा पाए होंगे? कभी कभी नहीं उठा पाए, उनको मार दिया गया, बैठा दिया गया। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स वेर पैसिव ऑडियंस ओनली, यानी कि आधा से ज़्यादा जर्मनी के लोग केवल पैसिव ऑडियंस थे। पैसिव ऑडियंस का मतलब होता है कि चुपचाप देखने वाले। आप देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। कैसे कर पाएंगे भाई? आप करने जाएंगे आपको मार दिया जाएगा, सिंपल। दे वेयर टू स्कैर्ड टू एक्ट, टू डिफर एंड टू प्रोटेस्ट, यानी कि वो पूरी तरीके से डरते थे, कुछ भी करने से वो डरते थे, यानी कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे हिटलर का इमेज खराब हो। और हिटलर का इमेज खराब होने का मतलब है कि आपको जिंदा मार दिया जाएगा। तो गलती से भी कोई आदमी डर से भी, जानबूझ के भी नहीं करता था ये सब चीज़, ठीक है। यानी कि प्रोटेस्ट करना तो दूर, प्रोटेस्ट करने के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे हिटलर के खिलाफ। आगे, दे प्रीफर टू लुक अवे, यानी कि वो हमेशा ही चाहते थे कि भैया जो हो रहा है चुपचाप दूर से देखते रहो, बस कुछ करो मत, क्योंकि करने जाओगे मार दिया जाएगा, ठीक है। आगे अब यहाँ पे ना एक दो इंसान का बात हुआ है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। Pastor Niemöller was a resistance fighter, observed an absence of protest and a deep silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. ये ना पेस्टर न्यूमोलर एक रेजिस्टेंस फाइटर था। रेजिस्टेंस फाइटर का मतलब होता है जो हिटलर के खिलाफ बोलता था हमेशा। इनको ये दिखा कि यार इतना बड़ा आबादी है जर्मनी का, लेकिन ज़्यादातर आदमी हिटलर को सपोर्ट क्यों कर रहा है, और यदि कोई थोड़ा सा सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो वो चुप क्यों है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस आदमी का जिक्र यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बात तो ये हिटलर का सबसे बड़ा विरोधी था, है ना। और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये देखा कि हिटलर गलत है, लोगों को पता भी चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर एक चुप्पी छुपा हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं? ये भी क्या ये आदमी भी कुछ कर पाया होगा? आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं कर पाया होगा। ये इन्होंने चुपचाप देखा और ये भी चुप हो गए, सिंपल, ठीक है। अगला इंसान कौन है? चार्लेट बेडाट रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी एंड लेटर पब्लिश्ड देम इन अ बुक कॉल्ड द थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स। यानी कि देखो, जर्मनी के अंदर ना लोगों के सपने बहुत सारे थे, लेकिन कभी भी किसी लोगों ने अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? किसके डर से? हिटलर के डर से। तो उसी लोगों के बारे में इन्होंने लिखा है अपने डायरी में, और उस डायरी को ये एक किताब के रूप में पब्लिश करते हैं, उसका नाम रखते हैं ये थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स। यानी कि इसमें बेसिकली इन्होंने ये जिक्र किया है कि जर्मनी में लोग सपना भी नहीं देख सकते थे। सोचो क्यों नहीं देख सकते थे? क्योंकि हिटलर का खौफ बहुत ज़्यादा था। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, आपने समझा? इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जर्मनी के अंदर आम आदमी सपना भी नहीं अपना पूरा कर पा रहा था, क्योंकि सपना आप पूरा करने के लिए क्या करोगे? बाहर निकलोगे, अलग अलग काम करोगे, जो कि आपको हिटलर करने का परमिशन देता ही नहीं है। तो इन्होंने लोगों का क्या ड्रीम था
किस तरीके से उनका ड्रीम यानी कि जो सपना था सपना ही बना रह गया, इन्होंने अपने डायरी में लिखा है। और इस डायरी को ये किस नाम से पब्लिश करते हैं? थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी डिस्क्राइब, अच्छा ये एक महिला थी। सी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूइश देमसेल्व्स बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टेरियोटाइप्स अबाउट देम। यानी कि इन्होंने अपने किताब में जिक्र किया है कि किस तरीके से ज्यूइश अपने आप को छोटा समझने लग गए थे जर्मनी के अंदर। हालांकि वो लोग छोटे लोग नहीं थे, ठीक लोग थे, लेकिन उसको छोटा महसूस करवाया किसने? नाजी लोगों ने छोटा महसूस करवा दिया। और इतना छोटा महसूस करवा दिया कि कोई भी आदमी ज्यूइश को कहीं पे देखता था, उसके मन में पहला विचार आता था कि ज्यूइश है, इसको मार दो। सोचो, यानी कि इन लोगों ने, एक पैस्टर न्यूमोलर और एक चार्लेट बेडार्ड जी ने, इन दोनों ने बेसिकली बहुत ज़्यादा लिखा है जर्मनी के लोगों के बारे में कि आखिर उस समय के लोग क्या सोचते थे, किस तरीके से रहते थे जब हिटलर रूल करता था। ठीक है, आगे। शी ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूइश देमसेल्व्स बिगेन ड्रीम्ड ऑफ देयर hooked noses, black hair and eyes, Jewish looks and body movements like rodents। यानी कि इन्होंने अपने किताब में ये भी जिक्र किया है कि किस तरीके से ज्यूइश अपने नाक को देखते थे। नाक को देखने का मतलब यहाँ पे है कि ज्यूइश ना, मतलब ज्यूइश का पहचान वहाँ पे लोग कैसे करते थे? उसके नाक को देखकर, उसके बाल को देखकर, उसके कान, उसको मतलब उसके आँख के कलर को देखकर। तो इन सभी के बारे में इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। और इन्होंने अपनी किताबों में ये भी लिखा है कि ज्यूइश जिस तरीके से चलते थे उसको बताया गया है कि चूहे का चाल है। यानी कि पूरी तरीके से इन्होंने ज्यूइश के बारे में अपनी किताबों में लिखा है कि आखिर ज्यूइश लोगों को किस किस प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता था हिटलर के रूल के दौरान। ठीक है, आगे। द स्टेरियोटाइपिकल इमेजेस वेर पब्लिश्ड इन नाजी प्रेस दैट हंटेड द ज्यूइश। इस प्रकार का इमेज छापा जाता था जानबूझ के, जिसमें ज्यूइश लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। ठीक है, स्टेरियोटाइपिकल इमेज का मतलब क्या है? बड़ा ही गंदा इमेज छापा जाता था ज्यूइश लोगों के बारे में। ऑब्वियस ही बात है भाई, जब आपके नज़र के सामने हमेशा गलत ही चीज़ चल रहा है ज्यूइश के बारे में, तो आप सीखेंगे भी क्या? गलत ही चीज़ सीखेंगे ज्यूइश के बारे में। लेकिन क्या वाकई में ज्यूइश लोग इतने बुरे थे क्या? नहीं, बुरे नहीं थे। आगे, दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई यहाँ पे। यानी कि ज्यूइश लोग जब सोते थे ना, जब वो लोग सपने देखते थे, तो सपने में भी उसको मार दिया जाता था। सोचो, देखो भाई, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ही चीज़ है जिस पे हमारा पूरा अधिकार होता है, वो है हमारा सपना देखना। सपना तो कोई भी देख सकता है, लेकिन ज्यूइश को इतने गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया था कि सपने में भी ये लोग डर जाते थे। सोचो, ये आम भाषा में ऐसा कहा जाता है कि सपने में भी आप डर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी का खौफ बहुत ज़्यादा है। मतलब हिटलर का इस समय पे इतना रौद्र रूप लोगों के सामने आ गया था कि लोग खुल के सपना भी नहीं देख पाते थे रात को, यानी कि चैन का नींद भी नहीं ले पाते थे। इतना खतरनाक इसका रूप था हिटलर का। ज्यूइश डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रिच्ड द गैस चैम्बर। यानी कि गैस चैम्बर में जब उसको लेकर जाया जाता था, इसका मतलब है उसको मार दिया जाएगा। यानी कि एक्चुअल मौत आने से पहले ये कई बार मर चुके होते थे। कई बार मर चुके होने का मतलब क्या है? कई बार ये अंदर ही अंदर मर चुके होते थे, टॉर्चर करके, बेइज्जत करके, घिन भावना से देखने के वजह से। यानी कि एक्चुअल डेथ आने से पहले इसको कई बार अंदर ही अंदर मार दिया जाता था और अल्टीमेटली इसको गैस चैम्बर में डाल के ख़त्म ही कर देना होता था। मतलब हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना कि मृत्यु आने से पहले ही आदमी मर चुका है। इसका मतलब होता है कि मृत्यु तो एक बस अल्टीमेट डेथ है, इसके पहले आदमी इतना टूट गया है कि मर ही गया है लगभग, समझो। ये हाल हो गया था ज्यूइश लोगों के साथ। तो बड़ा गंदा तरीके से मतलब यहाँ पे रूल किया जाता था हिटलर के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है सर्वनाश, तबाही, विनाश, जो भी आप बोल लो सब सही है। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पहले आपको हम बताते हैं। देखिए, जर्मनी के अंदर जो कुछ हो रहा था, यानी कि जर्मनी के अंदर हिटलर जो कुछ कर रहा था ज्यूइश लोगों के साथ, जिप्सीज के साथ, अनडिजायरेबल्स के साथ और ब्लैक्स के साथ, इन सब का खबर केवल जर्मनी के अंदर ही रह गया। जर्मनी के बाहर कभी इसका खबर गया ही नहीं। जब तक हिटलर जिंदा था तब तक एक भी खबर जर्मनी से बाहर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? रीजन बड़ा साफ है, क्योंकि सभी पे कंट्रोल किसका था? हिटलर का था। और हिटलर कोई भी ऐसा मैसेज
जो कि हिटलर के खिलाफ लिखा गया है उसको बाहर जाने देता ही नहीं था। सिंपल सी बात है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ, हिटलर अपने आप को गोली मार लिया, तो हिटलर का पूरा राज खत्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे कंट्री को पता चल गया और पूरे कंट्री के साथ पूरी दुनिया को पता चल गया कि आखिर एक्चुअल में जर्मनी के अंदर चल क्या रहा था। सोचो, यानी कि जब तक हिटलर रहा तब तक एक भी खबर लीक नहीं होने दिया वो जर्मनी से, लेकिन जैसे हिटलर मरा वैसे ही सारा खबर हिटलर के बारे में पूरी दुनिया में फैल गया। सोचो कितना खतरनाक हिटलर था। खैर देखते हैं क्या है। तो ये जो सर्वनाश करवाया हिटलर ने, इसका नॉलेज लोगों को कैसे मिला, यानी कि लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला? पता तब चला जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और हिटलर ने अपने को गोली मार लिया, तब लोगों को पता चलने लग गया, क्योंकि रुकने वाला था नहीं कोई उसके बाद। ठीक है, अब होता क्या है देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस नाउ स्लोली स्प्रेड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द रिजिम। रिजिम का मतलब है कि जब हिटलर का आखिरी दौर चल रहा था उस समय, यानी कि जब, सिंपली बात है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे नाजी पार्टी का जो करतूत है वो पूरी दुनिया के सामने आने लग गया, क्योंकि उसमें अब क्या हिटलर है जो उसको रोक पाएगा? नहीं। अब खबर धीरे धीरे फैलने लग गया क्योंकि हिटलर अपने आप को सुसाइड कर लिया था। After the war ended and Germany was defeated, the world came to realize the horrors of what had happened in Germany। सोचो कितना गंभीर बात यहाँ पे कहा गया है, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया और हिटलर अपने फैमिली के साथ साथ अपने आप को गोली मार दिया, उसके बाद पूरी दुनिया को ये पता चलने लगा धीरे धीरे कि कितना गंदे तरीके से रूल किया जा रहा था जर्मनी को हिटलर के द्वारा। लेकिन सबको पता क्या था, हिटलर बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था यहाँ पे। यानी कि जर्मनी के अंदर जितने भी कांड किए गए थे ये सब का सब पता चला हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आगे, Jews wanted the world to remember the difficulties and sufferings they had experienced during the Nazi killing operations। जो भी बचे खुचे ज्यूइश लोग थे उस समय पे जर्मनी के अंदर, वो ये चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमने किस किस समस्याओं का सामना किया है हिटलर के दौरान। और ऑब्वियस ही बात है भाई, पता चलना भी चाहिए। जिस लोग ने इतना, मतलब ज्यूइश वो आदमी था जिन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहा है, तो ये चाहता ये था कि पूरी दुनिया को पता चले कि आखिर हमारे ऊपर किस प्रकार का टॉर्चर किया गया था। ठीक है, आगे, नाजी किलिंग ऑपरेशंस आर कॉल्ड द होलोकॉस्ट। यानी कि नाजी पार्टी ने जिस तरीके से किलिंग किया था, लोगों को जान से मारा था, मौत के घाट उतारा था, उसी को कहा गया है यहाँ पे होलोकॉस्ट। और होलोकॉस्ट का मतलब होता है सर्वनाश, तबाही, विनाश, जो भी आप बोल लो। और एक तरीके से बोला जाए तो हिटलर ने सर्वनाश ही तो किया था। ठीक है, आगे, अ घेटो इनहैबिटेंट, घेटो आपको पता है क्या है? सिंपल, अ घेटो इनहैबिटेंट हैड सेड दैट ही वांटेड टू आउटलिव द वॉर जस्ट फॉर हाफ एन आवर बिकॉज ही वांटेड टू टेल द वर्ल्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन नाजी जर्मनी। इसमें यह कहा गया है कि एक आदमी है जो कि घेटो में रहते थे, उनको युद्ध में लड़ना पड़ रहा था हिटलर के लिए। यानी कि एक आदमी है जो हिटलर के लिए युद्ध लड़ रहा था, वो ये कह रहा है कि काश हमको लड़ाई के दौरान आधा घंटा भी समय मिल पाता तो हम पूरी दुनिया को ये बता सकते थे कि आखिर जर्मनी में चल क्या रहा है। सोचो, यानी कि यहाँ पे ना दर्द दिखाया जा रहा है लोगों का। आप समझो इसको, यहाँ पे एक आदमी है जो युद्ध लड़ रहा है हिटलर के लिए, वो ये चाह रहा है कि कम से कम वॉर के बीच में हमको आधा घंटा भी समय मिलता ना तो हम पूरी दुनिया को बता सकते थे कि आखिर हिटलर कर क्या रहा है जर्मनी में। एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे आदमी का क्या दिख रहा है आपको? दर्द दिख रहा है कि वो कितने गंभीर तरीके से रह रहा है वहाँ पे, और हिटलर जो कर रहा है उसका सामना इसको करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे, मैनी घेटो एंड कैंप इनहैबिटेंट्स wrote diaries, notebooks and created archives to preserve the documents and wanted to tell the world about what had happened in Nazi Germany। तो बहुत सारे लोग जो कैंप में रहते हैं, जो घेटो में रहते थे, उन सभी लोगों ने डायरी लिखा, किसी ने नोटबुक लिखा, किसी ने आर्काइव, आर्काइव का मतलब होता है किसी जगह पर खास डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रख देना। ठीक है, तो ये लोग चाहते थे कि हमारे द्वारा जो लिखा गया है जर्मनी के बारे में उसको प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि आने वाला जनरेशन उसके बारे में पढ़े और वो समझे कि आखिर जर्मनी में उस समय पे क्या चल रहा था जब हिटलर रूल कर रहा था।
यानी कि बेसिकली ये क्या करना चाहता है, ये बताना चाहता है कि पूरी दुनिया को हिटलर के करतूत के बारे में पता चले। ठीक है, आगे। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और जर्मनी को ऐसा अनुभव हो गया था कि अब हम हार जाएंगे, तो नाजी पार्टी ने क्या किया, सारे ऑफिस में, सारे दफ्तर में पेट्रोल से आग लगा दिया, ताकि जितने भी करतूत थे हिटलर का वो सब क्या हो जाए, जल जाए और लोगों को इसके बारे में पता ही ना चले। अब आप एक बात बताइए, आप पेपर तो जला देंगे, कागजात तो आप जला देंगे, लेकिन जो लोगों ने फील किया है, जो देखा है, वो आप कैसे खत्म करोगे। तो पेपर यानी कि जितने भी कागज डॉक्यूमेंट थे जिसमें कि हिटलर के करतूतों के बारे में लिखा गया था, उन सभी को जला तो दिया गया नाजी पार्टी के द्वारा, लेकिन लोगों को उन्होंने खत्म नहीं कर पाया। तो लोगों ने हम लोगों को बताया। आज यदि हम हिटलर के बारे में इतना पढ़ पा रहे हैं तो क्यों पढ़ पा रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से पढ़ पा रहे हैं। इन्होंने देखा है हिटलर किस तरीके से रूल करता था, उन्होंने लिखा, तभी तो आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि आप भले ही किताब जला दो, कुछ भी जला दो, लेकिन जो लोगों ने जो चीज़ देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसको आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे। Yet the history and the memory of the Holocaust live in fiction, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today। हिटलर चला गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन उसके करतूतों के बारे में आज भी पूरी दुनिया याद करती है, उसके बारे में पढ़ती है, जानती है, और उन सभी चीज़ों को फिक्शन में यानी कि कहानी में, कविताओं में जिक्र किया जाता है, डॉक्यूमेंट्रीज में, पोइट्री में, मेमोरियल्स में, म्यूजियम में भी यहाँ तक के बारे में जिक्र किया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, हिटलर खत्म हो गया, लेकिन उसके बारे में आज भी लोग गहराई से जानते हैं, पढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास बात था हिटलर में। अब चूंकि हम लोग तो नहीं जानते थे पहले हिटलर के बारे में क्या था, लेकिन आज जब आपने इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म किया है, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको बहुत कुछ हिटलर के बारे में पता चला होगा और इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। ठीक है, तो हिटलर के बारे में बेसिकली आपने समझा, जो बचपन से हम लोग सुनते थे हिटलर वर्ड, आखिर ये हिटलर एक्चुअली में था कौन, इसके बारे में पूरी तरीके से हमने इसका जीवन पूरा हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, कहीं पर आपको डाउट रहा होगा किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था ये हमारा, पूरा कहानी से भरा हुआ था और पूरा का पूरा ये चैप्टर हमारा सस्पेंस से भरा हुआ था, है ना। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।